आज दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से हमेशा डर लगता था। ये मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी और मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद की पहली बारिश में अपने पति के साथ एंजॉय करूं। लेकिन शाम होते ही मेरे पति का फोन आ गया। वो बोले, मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है और चारों तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिस वजह से मैं घर नहीं आ सकता। इसलिए शायद मैं सुबह या फिर जब भी बारिश रुकेगी और सड़कों का पानी खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। तुम सब अपना ख्याल रखना और खाना खाकर सो जाना। मैंने ये बात अपने ससुर को बता दी कि आज राजीव घर नहीं आएंगे। ससुर जी बोले, तुम परेशान मत होना और अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाना। फिक्र करने की बात नहीं है, अक्सर वो बारिश के मौसम में ऑफिस में ही रुक जाता है। इसके बाद हमने खाना खाया और मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन समय ही नहीं कट रहा था और जैसे तैसे करके रात के 2 बजे थे। लगातार होती बारिश ने मुझे डरा दिया था। बादलों की गड़गड़ाहट से मेरी जान निकले जा रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से बिजली की चमक भी दिखाई दे रही थी और अब मुझसे अपने कमरे में अकेले नहीं रहा जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी नंद सोनी के साथ उसके कमरे में ही सो जाऊं। उसका कमरा नीचे था और उसके बराबर वाला कमरा मेरे ससुर का था और मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर होने की वजह से मुझे ज़्यादा डर लग रहा था और मैं ऊपर अकेली भी थी। मैं बहुत ही धीरे धीरे नीचे आई क्योंकि बिजली सुबह से ही भागी हुई थी और इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। मैं जैसे ही अपनी नंद के कमरे के सामने पहुंची तो मैंने दरवाजे पर जैसे ही हाथ रखा तो वो खुल गया। क्योंकि वो अंदर से लॉक नहीं था इसलिए शायद खुलता चला गया। मेरी नंद के कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी क्योंकि उसने एक बहुत छोटी लाइट जलाई हुई थी। उसके कमरे के अंदर जाते ही जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना है या मेरी कोई गलतफहमी है, लेकिन अपनी आंखों देखा कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ। सोनी की गुटी गुटी सिसकियाँ मुझे सुनाई दे रही थी और जो गंदी हरकत मेरा ससुर यानी उसके पिता उसके साथ कर रहे थे वो भी मेरी आंखों के सामने था। मैं अपनी जगह पर ही ये सोचकर सुन्न हो गई थी कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। इस वक्त तो मुझे मेरा ससुर एक वहशी दरिंदा लग रहा था जो अपनी हवस का शिकार अपनी बेटी को ही बना रहा था। सोनी एक बिन माँ बाप की बच्ची थी जिसकी माँ को मरे एक अरसा बीत गया था। न जाने सोनी के ऊपर ये जुल्म कब से हो रहा था और आज मुझे सब समझ आ रहा था कि सोनी ऐसे क्यों रहती है, क्यों अपने पिता के पास भी नहीं लगती थी, क्यों वो डरी सहमी सी रहती थी। उसकी सारी वजह आज मेरी आंखों के सामने थी। मैं इस घर में आज से 4 महीने पहले राजीव से शादी करके आई थी। राजीव और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और राजीव ने मुझे वहीं देखा और पसंद किया था। पढ़ाई पूरी होते ही जैसे ही राजीव की नौकरी लगी तो उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। राजीव एक बहुत ही अच्छा लड़का था और उसको नौकरी भी अच्छी मिल गई थी। राजीव में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मेरे घर वाले इस शादी से मना करते। मेरे घर वालों ने जिस किसी से भी पूछा सबने यही बताया कि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और इसके कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने सुन रखा था कि अगर घर में नंद हो तो निभाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई और पिता की लाडली होती है। और मैं भी यही सोचकर अपनी ससुराल आई थी कि सोनी की वजह से मुझे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। मैं समझ गई थी कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है। सोनी एक बहुत शांत लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। कॉलेज से आने के बाद घंटों घंटों अपने कमरे में बंद रहती थी। मैं ज़बरदस्ती उसको कमरे से निकाल कर खाना खिलाती और खाना खाते ही वो फिर से अपने कमरे में चली जाती। मेरे ससुर उसे कहा करते थे कि सारा समय कमरे में अकेली मत रहा करो, कुछ देर बाहर हमारे साथ भी बैठा करो, लेकिन वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती थी और मेरे बहुत ही ज़्यादा बोलने पर बात खत्म कर देती कि मुझे पढ़ाई करनी है। और जब मैं ये सारी बात राजीव को बताती तो वो कहते कि सोनी हमेशा से ऐसी नहीं है, उसे मम्मी की मृत्यु ने ऐसा बना दिया है। जब मम्मी जिंदा थी तो सोनी सभी के साथ घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है और अच्छा यही है कि तुम भी इसे ज़्यादा कुछ ना कहा करो, पापा उसका ख्याल रखते हैं, कुछ दिनों बाद वो खुद संभल जाएगी। मैंने भी ये सोचकर सोनी से बात करना कम कर दिया कि अच्छा ही है
कि वो घर के किसी मामले में बोलती ही नहीं और उसकी वजह से मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। वरना मेरी एक दोस्त की नंद ने मेरी दोस्त का बुरा हाल कर दिया था, उसे बहुत परेशान कर दिया। और शुरू शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि मेरे ससुर उसे बहुत प्यार करते थे। अगर वो खाना खाने नहीं आती तो खाना लेकर उसे उसके कमरे में खिला कर आते थे। उसकी छोटी छोटी सी बातों का बहुत ख्याल करते थे और ज़्यादातर उसके कमरे में ही रहते थे। लेकिन सोनी का व्यवहार उनके लिए बिल्कुल ही अलग होता था। वो उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। और मेरे ससुर सोनी के लिए अगर कुछ ले भी आते तो उसका रवैया ऐसा होता कि वो चीज़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मम्मी की मृत्यु के बाद तो उसे अपने पिता के बहुत करीब होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा था। वो अपने पिता से दूर भागती थी। मेरे ससुर हम दोनों का बहुत ही ख्याल रखते और मुझे अपनी ससुराल में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए मैं सोनी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जब मैंने अपनी मम्मी को सोनी के व्यवहार के बारे में बताया तो वो बोली, ईश्वर का धन्यवाद करो और अपने काम से काम रखो। ऐसा ना हो उसे छेड़कर या ज़्यादा कुछ कहकर तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लो। मुझे भी अपनी मम्मी की बात ठीक लगी और इसके बाद मैंने कभी अपनी तरफ से सोनी से कोई बात नहीं की। मैं और राजीव रात में खाना खाते ही ऊपर चले जाते और फिर बस सुबह ही नीचे आते थे। हम दोनों ने अपनी एक अलग सी दुनिया बना ली थी। एक दिन मेरे ससुर कुछ फल लेकर आए और आकर सोनी की बराबर में बैठ गए और उसे फल देने लगे, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया, मगर वो उसको जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाने लगे। उसने थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद वो भागकर अंदर चली गई। मैं भी ये सब कुछ देख रही थी। इतने में मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बोलने लगे कि सोनी मुझसे नाराज है शायद। अगर मैं इसकी मम्मी का इलाज अच्छे से करा देता तो आज इसकी मम्मी भी हमारे साथ होती। लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर ने उसको जिंदगी ही इतनी दी थी। मैंने इसकी मम्मी के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया है और दिन रात अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन इसकी मम्मी नहीं बच सकी। मैं तो खुद इसकी मम्मी के जाने से उदास हूँ, लेकिन मैं ये बात सोनी को कैसे बताऊं? और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने ससुर की हालत पर बहुत तरस आया और मैंने उनको बोला कि पापा आप टेंशन मत लो, सोनी एक दिन जरूर समझ जाएगी, आप उसको समझाने की कोशिश करते रहो। मेरी बात पर उन्होंने सर हिलाया और फल की प्लेट उठाकर सोनी के कमरे में चले गए और वो शाम तक सोनी के कमरे में ही रहे। यहाँ तक कि मैंने सफाई भी कर दी, खाना भी बना दिया और अब मैंने सोचा कि मैं भी सोनी के कमरे में ही चली जाती हूँ। मगर फिर मैंने सोचा कि इन दोनों बाप बेटी के बीच मेरा क्या काम, और मैं अपने कमरे में चली गई। हमारे घर का रोज का यही किस्सा था। ससुर जी सारा दिन सोनी के नखरे उठाते। कभी कभी तो मुझे सोनी से जलन भी होती थी, क्योंकि मेरे साथ कभी मेरे पिता ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उनको अगर हमें कुछ कहना होता था तो वो हमारी मम्मी को बोल देते थे। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर सोनी के पीछे पीछे इस इरादे से घूमते हैं। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली की आवाज से मैं ना डरती तो मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चलता कि मेरा ससुर अपनी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर रहा है। जैसे ही मैं उस रात कमरे में गई तो मेरा ससुर अपनी बेटी की ही इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था और वो अपनी हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसे मेरे कमरे में आने का भी पता नहीं चला। न जाने वो कब से ये सब कुछ सह रही थी। उसका चुप रहना, अपने माँ बाप से चिढ़ना और खुद को सारा सारा दिन कमरे में बंद रखना। आज मुझे सब कुछ समझ आ गया था। जैसे ही मेरे ससुर को मेरे आने का पता चला तो वो पलटा और मुझसे पूछने लगा कि बहू तुम्हें क्या चाहिए, इतनी रात को तुम नीचे क्या करने आई हो। वो मुझे देखकर बौखला गया और उसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ गया था। मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सोनी के पास जाकर उसे अपने पीछे छुपा लिया। उसकी बहुत बुरी हालत थी, वो कांप रही थी और मैंने अपने ससुर को बोला तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अभी इसी वक्त इस कमरे से दफा हो जाओ। तुम जैसे पिता को तो बीच चौराहे पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आपको देखकर कोई और ऐसी गलती करने के बारे में सोचकर भी कांपने लगे। लेकिन वो कहने लगा ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, सोनी ने तुम्हारे कान भरे हैं जो तुम ऐसा कर रही हो। मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हैरान थी कि ये व्यक्ति कितना बड़ा झूठा है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और उसके बाद भी ये ऐसे बोल रहा है। मैंने गुस्से से कहा तुम कितने बेशर्म इंसान हो, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं। और मैंने कहा अगर तुम अभी भी यहाँ से बाहर नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी।
खैर, वो पुलिस की धमकी से डर गया और उसके बाहर जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। सोनी की हालत बहुत खराब थी और डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था। सोनी मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और मैंने भी उसे रोने दिया, क्योंकि न जाने कितने अरसे का ये गम उसके अंदर था। और जब रोते रोते उसे बहुत देर हो गई तो मैंने उसे चुप किया और उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि वो 10 साल की थी जब उसकी मम्मी की शादी इससे हुई। सोनी की इस पहली बात से ही मैं चौंक गई और पूछा कि क्या तुम राजीव की बहन नहीं हो? उसने मना कर दिया और बताने लगी कि मेरे पिता ने मेरी मम्मी को तलाक दे दिया था और उन्होंने मुझे भी मेरी मम्मी को ही सौंप दिया था। और कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी ने इस व्यक्ति से शादी कर ली और वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसने मेरे साथ गंदा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मुझे उस उम्र में ही अच्छे बुरे का फर्क पता चल चुका था। मुझे पता चल चुका था कि जिस अंदाज से मेरा दूसरा बाप मुझे देखता और हाथ लगाता है वो गलत है। सोनी सिसकियां लेते हुए बता रही थी कि राजीव अपने कमरे में सोता था और हम तीनों दूसरे कमरे में। मेरी मम्मी के सोने के बाद वो मुझे छेड़ता था और बहुत परेशान करता था। कुछ दिन तो इसने सब कुछ बर्दाश्त किया और फिर जब मजबूर होकर सोनी ने अपनी मम्मी को ये सब बताया तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। बोली, वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं और तुम उन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। मेरी सगी मम्मी ने ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर उसके बाद किसी और को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे बड़े होने के साथ साथ उसकी हिम्मत भी बढ़ती गई और एक दिन मेरी मम्मी बाजार गई हुई थी और वो मेरे साथ अपना मुंह काला कर रहा था कि अचानक से मेरी मम्मी बाजार से आ गई और उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन उसने अपने पति को कुछ कहने की बजाय मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बोली, तूने ही अपनी जवानी के जाल में इनको फंसाया है, तूने अपनी माँ का घर उजाड़ दिया। और उनको मैं समझाती रही लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और उनको ये सब बर्दाश्त ना हुआ और वो जमीन पर गिर गई। जब इनको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है और इनको कोई बड़ा सदमा लगा है। मम्मी काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में ही रही और उनको इस बात का एहसास हो गया कि मेरी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन उस माफ़ी से मेरी इज्जत वापस नहीं आने वाली थी और इसके 2-3 दिन बाद ही मम्मी की मृत्यु हो गई और अब मेरे सौतेले बाप को किसी तरह का कोई डर ही नहीं रहा था और वो उसी वक्त से मेरे साथ ऐसा करता आया है। मैंने राजीव भाई को भी ये बात कभी नहीं बताई, क्योंकि जब मेरी सगी माँ ने ही मेरी बात का यकीन नहीं किया था तो कोई और क्या करता और मैं यहाँ से भागकर भी कहाँ जाती। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे विश्वास दिलाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर तुम मुझे पहले से बता देती तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। जिस पर उसने मुझसे फिर वही बात बोली कि मैं तो वो हूँ जिस पर मेरी माँ ने भी यकीन नहीं किया था और मुझे नागिन आस्तीन का सांप न जाने क्या क्या बोला था, तो फिर आप मुझ पर कैसे यकीन कर लेती। सोनी की इस बात ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था और मैंने बाकी की रात उसके साथ ही गुजारी और सुबह होने के साथ साथ बारिश भी रुक गई और कुछ देर बाद राजीव भी घर आ गए और मैंने सारी बात राजीव को बता दी। राजीव के लिए अपने बाप की इन बातों पर यकीन करना मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं था, क्योंकि वो भी सोनी के बदले हुए रवैये से बहुत परेशान थे। वो ये सारी बातें सुनकर आग बबूला हो गए और सीधा अपने पिता के कमरे में गए और जैसे ही राजीव ने अपने पिता के ऊपर से चादर खींची तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वो मर चुके थे। उनको लगा कि अब उनका असली चेहरा उनके बेटे के सामने आ जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। उनकी मृत्यु से सोनी को रोज रोज के मरने से छुटकारा मिल गया। तलाक पति पत्नी के बीच होती है मगर ज्यादातर इनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाते हैं और न जाने उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, तलाक देने या लेने से पहले पति पत्नी को एक बार जरूर अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि कोई बच्ची सोनी की तरह किसी की हवस का शिकार न बन सके। और अगर कोई किसी को परेशान और उसका अजीब व्यवहार देखे तो उसे नज़रअंदाज मत करे, बल्कि उसकी कठिनाई जानने की कोशिश करे और हो सके तो उसकी मदद करे या फिर उसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाए जो उसकी मदद कर सकता हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए
और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।